Hello friends, this is AP sir. I welcome you all on my YouTube channel AP sir English। दोस्तों हम लोग ये स्टेनो 2020 पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इसका एक पेपर हम लोग ने सॉल्व कर लिया है कंप्लीट 2 या 3 वीडियो में और दूसरा पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं ये हुआ था 22 दिसंबर 2020 को, यानी 22/12/2020 को, और इसके हम लोगों ने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं अगले वीडियो इससे पहले वाले वीडियो में। और अब हम आज शुरू करेंगे 26 से, यानी 26 के आगे आज शुरू करेंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है जो आप लोग वीडियो लाइक करते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं और सब्सक्राइब भी चैनल कर रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है किसी ने तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो देख तो लेते हैं, वीडियो देखने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है लेकिन लाइक करने वालों की संख्या कम है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट भी किया करें कैसा है, अच्छा है, इन्फॉर्मेटिव है या नहीं है। वीडियो की क्वालिटी भले ही ना हो लेकिन आपको कंटेंट्स की क्वालिटी ज़रूर मैं दूंगा। सोल्यूशन बेहतर से बेहतर आपको दूंगा, इससे बेहतर आपको सोल्यूशन कहीं और नहीं मिलेगा। डिटेल में, इतना डिटेल में सोल्यूशन तो किसी ने नहीं कराया आज तक। तो सोल्यूशन में कोशिश करूंगा कि आपको डिटेल में दूं और उससे रेलेवेंट जो वर्ड होते हैं वो भी मैं देता रहता हूं, बताते रहता हूं कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत ही खास है, आपको ये आने चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज़। और आज की सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन है, आज की जो सेट का पहला क्वेश्चन है वो 26 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 26 नंबर कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम यानी कि आपको अपोजिट वर्ड बताना है गिवन वर्ड का। गिवन वर्ड जो दे रखा है वो इस्टेब्लिश है। व्हाट डू यू मीन बाय इस्टेब्लिश? इस्टेब्लिश को करना यानी कि कोई चीज़ गठित करना, कोई चीज़ स्टार्ट करना, उसे बोलते हैं इस्टेब्लिश करना। तो इस्टेब्लिश का सिनोनिम अगर मैं बात किया जाए तो कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्टार्ट हो जाएगा, इंस्टीट्यूट हो जाएगा इसका सिनोनिम। और भी अगर सिनोनिम देखें तो मुझे याद आ रहे हैं, जैसे डिमॉन्स्ट्रेट आ जाए, सेटअप आ जाए, आपको ये पुराना वर्ड है, आपको फैमिलियर भी वर्ड है आपके लिए। सेटअप हो जाए, बिगिन आपके लिए फैमिलियर है। सब्सटेंशिएट भी हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा, गेट गोइंग भी हो जाएगा, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 को छोड़कर सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है ये सिनोनिम है इसके इस्टेब्लिश के। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है विध्वंस करना, ख़त्म करना, उसका नाश करना, उसे बोलते हैं डिस्ट्रॉय। इसका अगर सिनोनिम बात हो जाएगा तो एनिहिलेशन भी सिनोनिम डिस्ट्रॉय का हो सकता है। So your answer is going to be option number first, destroy is going to be correct antonym of establish. Moving on next, 20 number 7. 27 कह रहा है कि select the most appropriate option to fill in the blank। फिर से fill in the blank का सेंटेंस है, कह रहा है कि सबसे appropriate ऑप्शन जो हो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देखते हैं। while I was walking along the beach, जब मैं बीच के ऊपर टहल रहा था, आई हर्ड अ डैश वॉइस। अच्छा, जब कहीं आप कहीं चीज टहल रहे हो और आपको कोई आवाज़ सुनाई देती है तो कभी कभी ऐसा लगता है ना ये आवाज़ सुनी सुनी है। सुनी सुनी मतलब कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से परिचित हो, फैमिलियर हो। तो ये तो बड़ा ही आसान है आपके लिए, फैमिलियर वर्ड आ जाएगा यहाँ पर। और हमें एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है क्योंकि वॉइस यहाँ पर नाउन है, तो एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है। सारे के सारे वैसे एडजेक्टिव है, तो कस्टमरी तो नहीं होगा, रूटीन भी नहीं होगा, सिमिलर भी नहीं होगा। यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो फैमिलियर हो जाएगा। बहुत आसान है। कस्टमरी का मतलब क्या होता है आपको समझ में आ रहा होगा। कस्टमरी का मतलब होता है प्रथागत, कोई चीज़ प्रथा के रूप में चली आ रही है, ट्रेडिशनल जिसे बोलते हो इंग्लिश में, कन्वेंशनल बोल सकते हो, उस टाइप से। तो अगर मैं सिनोनिम की बात की जाए तो सारे सिनोनिम हैं एक दूसरे के, लेकिन यहाँ पर अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो फैमिलियर मतलब परिचित। आपको जब आप बीच के दौरान टहल रहे थे, जब बीच के किनारे आप टहल रहे थे, उस दौरान क्या हुआ, आपको एक आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ जो थी वो आपको परिचित सी लगी, फैमिलियर वॉइस लगी। तो यहाँ पर फैमिलियर वर्ड इज़ गोइंग टू बी बेस्ट ऑप्शन। तो फैमिलियर वर्ड यहाँ पर बेहतर ऑप्शन होगा। बाकी सारे ऑप्शन रूटीन का जानते हो, रूटीन मतलब ऑर्डिनरी, जो प्रिवेलिंग हो उस टाइप से रूटीन चीज़ें होती है। सिमिलर तो मीनिंग समझते हो आप। तो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। डायरेक्ट फॉर्म इनडायरेक्ट फॉर्म दे रखा है, उसका हमें डायरेक्ट फॉर्म बताना है। सबसे सेंटेंस देखते हैं। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी, इफ़ से स्टार्ट है दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस हमारा स्टार्ट रहा होगा। आई वांटेड टू मीट दैट मीन्स सेंटेंस हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट में बना है। तो हमारा जो नरेशन में जो हमारा रहा होगा, जो डायरेक्ट सेंटेंस रहा होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा होगा। हमें समझ में आ रहा है ना चीज़ें, आसान है, क्लियर, सभी चीज़ों को क्लियर रखिएगा, नरेशन के सारे रूल्स क्लियर रखिएगा, तभी आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी इफ़ आई वांटेड टू मीट द अकाउंटेंट
इसका मतलब है रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी से पता हमें चला कि सेंटेंस जो है इफ़ से स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स सेंटेंस हमारा जो डायरेक्ट सेंटेंस रहा होगा वो किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट रहा होगा, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उन्हीं का नरेशन में बनाते समय इफ़ क्लॉज आती है या वेदर क्लॉज आती है। तो द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी इफ़ आई वॉन्टेड टू मीट द अकाउंटेंट। आई वॉन्टेड है, दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट बना है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा होगा। अब मैं समझाने के लिए आपको इतना टाइम लगा रहा हूँ, अदरवाइज ये हमारा जो आंसर होना चाहिए वो 2-3 सेकंड का होना चाहिए बशर्ते बस। तो देखते हैं, जैसे पहले ही हम देखेंगे इफ़ आई वांटेड है तो यहाँ पर हमें कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 ऑप्शन है, कौन सा, सेकंड और फोर्थ। तो 2 हमारे ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, कौन सा, फर्स्ट और थर्ड तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए आपके पास, कि हैव से स्टार्ट हो रहा है, डिड से स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। फोर्थ और सेकंड में, अब फोर्थ में कह रहा है कि डू आई वॉन्ट टू, आई का इन्होंने चेंज ही नहीं किया, क्योंकि इफ़ आई वांटेड है तो आई तो चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। तो आई यहाँ पर इन्होंने चेंज नहीं किया है। अब यू है, अब हमें कौन सा ऑप्शन देखना है, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो इनडायरेक्ट में एज पर द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। आपने वो पढ़ा होगा सन वाला, SON, सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज, ऐसे आपने पढ़ा होगा उस चीज़ को। तो बेहद आसान है, बहुत ही अच्छा तरीका है भी है। और ये मैं बताऊंगा कि आपको, मैंने तो सारी किताबें लगभग पढ़ डाली हैं और अच्छे तरीके से पढ़ा है। जैसे मैं अगर बात करूँ तो NCERT मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ी है सारी। तो इसीलिए मैं जो पढ़ाता हूँ इंग्लिश ग्रामर वो पूरा डिटेल में होता है और कंप्लीट होता है, आपको कहीं से कोई डाउट नहीं रह पाता है। जो मेरे बच्चे होते हैं वो काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं, इसका पीछे रीज़न यही है कि उनकी चीज़ें सारी क्लियर हैं, उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उनको क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के दिया जाए वो कर ही लेते हैं, क्योंकि उनको तोड़ना सेंटेंस को आता है। तो इस चीज़ को लेकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं मेहनत करता हूँ तो वो मेहनत करते हैं और उसका नतीजा निकल के आता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब वो कमेंट करते हैं कि सर ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और अच्छा नंबर आ रहे हैं, अच्छे स्कोर आ रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वही आपका ऑप्शन आंसर होगा, जो 28 नंबर का। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी इफ़ आई वांटेड टू मीट द अकाउंटेंट। द रिसेप्शनिस्ट सेड टू मी डू यू वांट टू मीट द अकाउंटेंट। ये हमारा इंट्रोगेटिव बनेगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, 20 नंबर 29। 29 नंबर कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। उस सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है जो ग्रामेटिकल एरर कन्वे कर रहा है। अब इस ऑप्शन को देखिएगा, आई ब्रीथ्ड, मैंने सांस ली, आई ब्रीथ्ड अ साई ऑफ रिलीफ। व्हाट डू यू मीन बाय अ साई ऑफ रिलीफ? ब्रीद अ साई ऑफ रिलीफ का मतलब क्या होता है, समझ में आया? ब्रीद, अच्छा कभी कभी दिया जाएगा, कभी कभी ब्रीद अ साई ऑफ रिलीफ आता है, कभी कभी हीव अ साई ऑफ रिलीफ आता है। हीव जानते हो ना, HEAVE, टू हीव अ साई ऑफ रिलीफ या फिर ब्रीद अ साई ऑफ रिलीफ, दोनों का मतलब एक ही होता है, राहत की सांस लेना। बोलते नहीं, थोड़ा सा राहत की सांस ले लिया उसने ने, उसे बोलते हैं। तो आई ब्रीद अ साई ऑफ रिलीफ अबाउट माई नैरो स्केप। अब देखो, आई ब्रीद अ साई ऑफ रिलीफ अबाउट ना, आई ब्रीद अ साई ऑफ रिलीफ व्हाट, एट माई नैरो स्केप। बहुत सही, मैं बाल बाल जो बचा उस पर लेकर, उस चीज़ को लेकर, मैं बाल बाल जो बचा, नैरो स्कोप मतलब बहुत ही माइनर तरीके से बचाना, बहुत ही बाल बाल बचा, नहीं बाल बाल बचा मैं, नैरो स्केप। तो आई ब्रीथ्ड अ साई ऑफ रिलीफ अबाउट, प्रपोजिशन यहाँ पर ना होकर यहाँ पर प्रपोजिशन जो होना चाहिए था वो एट होना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रपोजिशन है, यहाँ पर लगेगा एट। आई ब्रीथ्ड अ साई ऑफ रिलीफ एट माई नैरो स्केप। अब देखिए प्रपोजिशन एट ही क्यों लगेगा और अबाउट ही क्यों नहीं लगेगा। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग बढ़ा देते हैं कि प्रपोजिशन जो है हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, हमेशा फिक्स्ड नहीं रहते हैं। कुछ वर्ब के साथ प्रपोजिशन फिक्स्ड रहते हैं, अदरवाइज जो प्रपोजिशन यूज किए जाते हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ कि ये प्रपोजिशन इसके साथ फिक्स्ड है। फिक्स्ड कोई चीज़ होती नहीं है, कुछ वर्ब्स हमारे पास होती हैं जो ऑलरेडी प्री मेड होती हैं, बोलते नहीं, तो उनके साथ प्रपोजिशन लगा दिया जाता है और वो आता ही है। तो वो प्रपोजिशन हमारे पास कुछ वर्ब्स होती हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ, वो हमारे याद करने के लिए ज़रूरी बना दी गई हैं कि हमारी आसानी बढ़ जाए। अदरवाइज़ प्रपोजिशन कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है, वो प्रपोजिशन जो आता है एज पर दी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आता है कि कैसा प्रपोजिशन यहाँ पर होना चाहिए। आप कभी सोचिए गहराई से, क्या प्रपोजिशन आप
वर्ब के अकॉर्डिंग लगाते हैं या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगाते हैं? बिल्कुल आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगाते हैं, वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं लगाते हैं, अगर आपको उस वर्ड का सही से मीनिंग पता है तो। अदरवाइज़ तो आप रटेंगे और रटना चीज़ें आपको क्लियरली नहीं दे पाएंगे, क्योंकि रटने से आप बेहतर स्कोर नहीं कर पाओगे। आप पास तो कर लोगे या कैसे करके प्री तो निकाल पे ले जाओगे, लेकिन मेंस में अच्छा पे स्कोर नहीं कर पाओगे। मेंस में अच्छा स्कोर यानी कि 190 के आसपास कहा जाता है, 189 180 के ऊपर ही कहा जाता है इंग्लिश का अच्छा स्कोर। 190 195 99 98 तक 200 तक सॉरी, तो ये अच्छा स्कोर माना जाता है। अदरवाइज़ अगर आप 135 135 130 नंबर ला रहे हो तो वो कोई नॉर्मल स्कोर है, वो तो हर कोई ला लेता है। और आज के दिनों में आपको तो स्कोर बेहतर करना ही है, क्योंकि आपको पता है ना कंपटीशन कितना टफ हो गया है। टफ इसलिए है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, और पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमको क्वालिफाई करना है। तो पढ़ोगे, क्वालिफाई करोगे, टफ हो जाए चाहे कितना भी टफ हो जाए। चीज़ें टफ कब होती हैं? जब हमें आती नहीं हैं। जब चीज़ें आसान हो जाती हैं कब? जब वो हमें आती हैं। वही हमारे लिए आसान है, वही दूसरों के लिए टफ है। तो सेंटेंस को देखते हैं। कह रहा है आई ब्रीथ्ड, सेंटेंस की टेंस देखते हैं। आई ब्रीथ्ड, मैंने सांस लिया। अ साई ऑफ रिलीफ, यानी मैंने एक राहत भरी सांस ली। एट माई नैरो स्केप, जब मैं बाल बाल बचने पर मैंने राहत की सांस ली। अब ये समझ में आया? तो यहाँ पर एट हो जाएगा, एट माई नैरो स्केप। फ्रॉम इज गोइंग टू बी सॉरी अबाउट इज गोइंग टू बी रॉन्ग वर्ड हेयर। अबाउट यहाँ पर प्रपोजिशन है, याद रखिएगा, और एट भी प्रपोजिशन होगा। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? अबाउट माई नैरो स्केप की जगह पर होना चाहिए एट माई नैरो स्केप। समझ में आ रहा होगा? ये कीवर्ड्स याद रखिएगा। आई ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ, अबाउट ना होकर आई ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ एट माई नैरो स्केप। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहे हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर अगेन हमारे पास कुछ गिवन वर्ड दे रखे हैं, सिनोनिम उसका सिनोनिम फाइंड करना है। मंडेन, अब जानते हो मंडेन क्या चीज़ें होती है? मंडेन मतलब होती है बोरिंग चीज़ें होती हैं। कॉमन प्लेस जिसे बोलते हो, वो तो मंडेन चीज़ें हैं, कॉमन प्लेस है उस टाइप का। तो उसका हमें क्या पता करना है? सिनोनिम फाइंड करना है, कॉमन प्लेस सिनोनिम फाइंड करना है। तो कॉमन प्लेस, सो इसका जो बेस्ट सिनोनिम हो जाएगा वो कॉमन प्लेस हो जाएगा। मंडेन मिस्टेक बोलते नहीं, बहुत ही मंडेन मिस्टेक है, बहुत ही सिली मिस्टेक है। बेहद आसान वर्ड है, फैमिलियर वर्ड है, और ये वर्ड आपको आनी चाहिए। इससे पहले इससे बेहतर वर्ड आपको आनी चाहिए। तो इसका अगर सिनोनिम की बात की जाए तो कॉमन प्लेस हो जाएगा। एक मतलब सिंपल बात, जो बोलते नहीं मंडेन मिस्टेक है, सिली मिस्टेक है, छोड़ो यार, सिली मिस्टेक है, मंडेन मिस्टेक उस टाइप से, तो कॉमन प्लेस हो जाएगा। एग्जाम्पलरी का मतलब जानते हो क्या होता है? बहुत ही परफेक्ट चीज़ें हो जाए। फ्लॉलेस जिसे बोलते हो, इम्पेकेबल जिसे बोलते हो, त्रुटि रहित, यानी कि एग्जाम्पलरी बहुत ही शानदार, अच्छा शानदार, वो दूसरा शानदार नहीं, परफेक्ट टाइप में, फ्लॉलेस टाइप में, यानी त्रुटि रहित टाइप में। एक्सक्लूसिव का भी मतलब फोर्थ वाले में क्या होता है? उसका भी मतलब होता है कंप्लीट एब्सोल्यूट। अनकॉमन का मतलब आपको पता है क्या होता है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन नीडेड। शी इज़ क्वाइट कैपेबल टू डू दैट, शी इज़ क्वाइट कैपेबल टू डू दैट। अब हमें यहाँ पर दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैपेबल और एबल। व्हाट डू मीन बाय एबल और कैपेबल? क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपेबल एंड एबल? डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसको लेकर मैं आपको वीडियो बताऊँगा बिल्कुल। इसमें करीब करीब अगर मैं बताऊँ तो आधा घंटा या 15-20 मिनट तो आपको ये डिफरेंस बताने में पता चला जाएगा। सिंपल से डिफरेंस आप समझिए कि एबल टू और कैपेबल में होना अंतर क्या है। जैसे मैं कहूँ कि दो इंसान हैं, एक ए और एक बी। अगर ए एबल है और बी कैपेबल है तो दोनों में अंतर ये है कि ए जो है वो किसी चीज़ को लेकर पूरी तरह से सक्षम है काम करने में। जैसे मैं कहूँ कि ए इंग्लिश पढ़ा सकता है अच्छे तरीके से, इसका मतलब है ए ने अच्छे से इंग्लिश पढ़ रखी है, उसका ग्राउंड भी अच्छा रहा है और उसके स्कोर भी अच्छे रहे हैं इंग्लिश में, और अच्छा स्कोर कर लेता है, अच्छे तरीके से समझा लेता है, इसलिए ए है जो है वो एबल है। वहीं पर अगर मैं बी की बात करूं तो बी, अगर मैं कहूं कि बी जो है वो कैपेबल है, यानी बी ने सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, लेकिन अगर उसको पढ़ाने का चांस दिया जाए या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वो पढ़ा ले
सिचुएशन को हैंडल कर ले तो वो कैपेबल है। यानी बी ने इंग्लिश को मैंडेटरी नहीं रखा है, उसने अपना कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं रखा है, लेकिन वो एज ए सारे सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश को पढ़ रखा है। तो अगर उसे इंग्लिश कभी पढ़ाना पड़ जाए तो वो कैपेबल है। तो एबल और कैपेबल में थोड़ा सा आप अंतर समझ पाए होंगे। फिर से ये बात आई कि प्रपोजिशन को लेकर कि एबल के साथ तो प्रपोजिशन टू आता है, कैपेबल के साथ प्रपोजिशन ऑफ आता है। इसका भी रीज़न है, बहुत सारे रीज़न है क्यों आता है, और ये सारे रीज़न मैं डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं बताऊँगा तो मैं पेपर सॉल्व नहीं करा पाऊँगा। सो गाइज़ हम बिल्कुल बिल्कुल इसको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखो यहाँ पर एबल के साथ अभी आपको याद रखना है कि एबल के साथ प्रपोजिशन टू लगाते हैं, एबल टू जैसे बोलते हैं। अच्छा, एबल और कैपेबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हैं। तो एबल के साथ एबल टू डू समथिंग, कैपेबल के साथ कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। एबल के साथ टू डू समथिंग तब आएगा जब वर्ब आ रही होगी, यानी एबल के साथ टू तब लगाओगे जब इसके साथ वर्ब आ रही होगी। कैपेबल के साथ प्रपोजिशन ऑफ लगाओगे और वर्ब आईएनजी लगाओगे अगर वर्ब आ रही होगी तो, नहीं तो कैपेबल के साथ, जो कि एबल और कैपेबल एडजेक्टिव है, तो ये सीधे नाउन को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि रोहन इज़ अ एबल बॉय, अब एबल किस लिए है, वो सक्षम किस लिए है, किसी चीज़ को लेकर होगा। जैसे मैं कहूँ रोहन इज़ अ कैपेबल बॉय, तो कैपेबल है, किस चीज़ को लेकर कैपेबल है, यहाँ पर देखो एबल और कैपेबल नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि रोहन इज़ एबल टू डू समथिंग, यानी रोहन कुछ करने में सक्षम है। रोहन इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, रोहन कुछ करने में सक्षम है। दोनों का मतलब सक्षम है, हिंदी में दोनों का मतलब सक्षम है, लेकिन इंग्लिश में यूसेज में इनके बहुत ही अंतर है, याद रखिएगा। आज मैं एक चीज़ को लेकर आपको वीडियो बनाऊंगा कि कैसे एम्फैटिक और एम्पैथी और सिंपैथी में क्या डिफरेंस है, और उसको लेकर मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये मेरा एक स्टूडेंट है, बहुत ही अच्छा, एक नहीं कई स्टूडेंट हैं, बहुत सारे जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सीजन मेंस की, और उन्होंने बताया कि सर इसमें कन्फ्यूजन आ रही है और अच्छे क्लोज टेस्ट में ये वर्ड आ जाते हैं, तो कृपया करके इनको आप डिटेल में थोड़ा बता दीजिए। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो उन पर बना दूँ, क्लियर कर दूँ इस चीज़ को लेकर। तो अभी इस चीज़ को इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एबल के साथ प्रपोजिशन टू लगाएंगे, एबल टू डू, और कैपेबल के साथ प्रपोजिशन ऑफ लगाएंगे, और ऑफ अगर लगाएंगे तो वर्ब जो अगर आ रही होगी तो आईएनजी फॉर्म आती है, क्योंकि आपको पता है ना प्रपोजिशन ऑफ के बाद या प्रपोजिशन कोई भी हो उसके बाद जो वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म आती है। क्यों आईएनजी फॉर्म आती है, क्योंकि हर एक प्रपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट होता है, और आईएनजी फॉर्म जो वर्ब की होती है वो जीरंड होती है। जीरंड वो होता है जो नाउन बनने का काम करता है, और नाउन यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनने का काम कर जाएगा। इसलिए हमेशा किसी भी प्रपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है। रीज़न बिहाइंड दिस, रीज़न यही है। सो आपको इतना समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को यहाँ से पॉज करिएगा, आगे बढ़ा पीछे करिएगा और फिर से सुनिएगा उसे ढंग से चीज़ें। तो शी इज़ क्वाइट कैपेबल टू डू नहीं होगा, क्योंकि कैपेबल के साथ प्रपोजिशन टू नहीं आता है। यहाँ पर क्या आएगा, ऑफ आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी इज़ क्वाइट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, वो पूरी तरह से लगभग कैपेबल है, उस चीज़ को करने में सक्षम है। तो कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। टू डू यहाँ पर इन्फिनिटिव है। अगर मैं बात करूँ, मेरे मुँह से निकल जा रहा है प्रपोजिशन, तो अकेले के लिए मैं प्रपोजिशन बोल सकता हूँ, लेकिन अगर टू प्लस वर्ब की V1 एक साथ फॉर्म आती है तो उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट की इन्फिनिटिव फॉर्म। याद रखिएगा इस सब चीज़ों को। तो बाकी सारे ऑप्शन इसमें गलत हैं। कैपेबल के साथ विद कभी नहीं आएगा, कैपेबल के साथ फ्रॉम कभी नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा कैपेबल ऑफ डूइंग होता है। So your answer is going to be second number. Moving on next, question number 32. कह रहे हैं कि select the correct passive form of the given sentence. Sentence का active form दे रखा है और उसका passive form आपको find करना है। कह रहा है what action will you take? What action will you take in the present circumstances? इस मौजूदा परिस्थितियों में आप कौन सा एक्शन लेना चाहोगे या लोगे, यही तो कहना चाह रहा है। तो व्हाट एक्शन विल यू टेक का विल यू टेक का क्या हो जाएगा, विल बी टेकन। बड़ा ही आसान है, इसमें क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही बनेगा। विल से स्टार्ट, विल है तो विल ही से बनेगा। अगर विल है यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो इसका पैसेज वॉइस जो भी वो भी फ्यूचर से ही बनेगा। तो देखिएगा फिल, अब देखो विल किस में है, हमारे पास फर्स्ट में नहीं है, पहले ही एलिमिनेट कर दिया। सेकंड में है, ठीक है, थर्ड में है, ठीक है, फोर्थ में नहीं है, पहले एलिमिनेट कर दिया। तो फर्स्ट और फोर्थ हमारे एलिमिनेट हो गए, अब हमारे पास सेकंड और थर्ड बचे। सेकंड में गलत क्यों है देखते हैं। व्हाट एक्शन विल बी टुक, अब देखो आपको पता है ना, वर्ब की बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बी यानी बी की फॉर्म जो होती है इज एम आर वाज वर्ब, इनके बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या फिर आईएनजी फॉर्म आती है। अगर आईएनजी फॉर्म आ रही होगी तो कंटिन्यूस फॉर्म में बन जाएगा सेंटेंस, अगर थर्ड फॉर्म में आ रही होगी तो वो पैसिव फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ पर देखो विल दे रखा है, उसके बाद वर्ब की V1 फॉर्म बी दे रखी है और फिर टुक दे रखा है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर टेकन होना चाहिए था, क्योंकि
टेक, टुक, टेकन होता है। टेक फर्स्ट फॉर्म, टुक सेकंड फॉर्म, टेकन थर्ड फॉर्म होती है। तो व्हाट एक्शन विल बी टेकन इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर हेयर। सो आपका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, बेहद करेक्ट और आसान सेंटेंस था। कुछ खास नहीं बताना है, कुछ खास जिस पर डिस्कशन नहीं करना है। अगर आपको एक्टिव पैसिव में डाउट हो रहा है तो किसी बुक से पढ़िए, या फिर जहाँ से आपने पढ़ा हो वहाँ से भी पढ़ लीजिए, या फिर अगर आपको बहुत कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि सर आप एक वीडियो बना दीजिए। मैं हमेशा कह रहा हूँ, और मैं बना इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है, कोई कह ही नहीं रहा है कि इस पर बना दीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर, एक मिनट एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33rd कह रहा है कि गिवन बिलो और 4 सेंटेंसेस, गिवन बिलो और 4 सेंटेंसेस 3 ऑफ विच आर जम्बल्ड, पिक द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर। इनमें से 3 जो हैं जम्बल्ड हैं, आपको यहाँ आंसर दिखाना है। यानी कि ए जो है वो तो फिक्स्ड है, ए इसलिए फिक्स्ड है क्योंकि ये सारे ऑप्शन ए ही हैं, 3 जो हैं वो बाकी जम्बल्ड हैं। तो ये कह रहा है यानी बी सी डी जम्बल्ड हैं, कौन आगे पीछे आएगा ये नहीं पता है। तो देखते हैं। अब हमें इस चीज़ को लेकर हम कई बार बता चुके हैं कि इसमें आपको एक स्टैंड अलोन सेंटेंस देखना होता है। अच्छा, यहाँ पर आसानी इसलिए दे रखी है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको फिक्स्ड दे रखा है, यानी ऑप्शन ए फिक्स्ड है। तो ए तो फिक्स्ड है, अब ए किसको फॉलो करेगा, यानी ए किसके बाद आएगा या किसके पहले आएगा, ये चीज़ आपको देखना है। तो यहाँ पर यानी कि ए को कौन फॉलो करेगा ऐसे भी बोल सकते हो। तो लिखा है ए में, टू स्पेंड द वेटिंग आवर्स एट द एयरपोर्ट। अच्छा, वेटिंग आवर्स जो एयरपोर्ट पे स्पेंड करना है उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आई वॉकड इनटू द बुक स्टोर, मैं बुक स्टोर गया एंड बॉट सम मैगजीन्स, और कुछ मैगजीन्स खरीदी। जब कब, ये सब कब आपने किया, जब आप स्पेंड कर रहे थे वो वेटिंग और एयरपोर्ट पर, तब। इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद देन, अब देखो दिन लग गया, हमें पता ना क्या इसके बाद क्या हुआ, हमारे दिमाग में पूछा, हमारे माइंड ने पूछा कि इसके बाद क्या हुआ, आपका आंसर आया देन, तब क्या हुआ। तो आपको मिल गया आंसर कि ऑप्शन नंबर डी जो है इज गोइंग टू बी सेकेंड नंबर ऑप्शन, यानी कि हमारा जो ए के बाद जो आएगा वो डी आएगा। तो अब देखो, देन आई फाउंड अ कंफर्टेबल सीट, फिर मुझे एक कंफर्टेबल सीट मिल गई एंड सेट डाउन टू रीड, और मैं बैठ गया पढ़ने के लिए बैठ गया। फिर क्या हुआ, अब तो कुछ हुआ होगा। आई हैड हार्डली टर्नड अ फ्यू पेजेस, मुश्किल से मैं कुछ पेजेस पलटा ही था या पढ़ा ही था मैगजीन के। व्हेन आई फेल्ट, जब मुझे एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ, व्हेन आई फेल्ट, सच्ची देखिएगा सेंटेंस का टेंस और मीनिंग समझिएगा। व्हेन आई फेल्ट, जब मुझे एहसास हुआ, अ हैंड ऑन माई शोल्डर, मेरे कंधे पर किसी का हाथ। भाई जब बैठे थे आप सीट पे, और सीट पे आप बैठे थे, कुछ मुश्किल से कुछ ही पेजेस आपने मैगजीन के पढ़े होंगे, तभी आपके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और ये इस चीज़ को लेकर आपको एहसास हुआ। फिर ये क्या, वो क्या था, इट वॉज प्रथा, वो प्रथा थी या प्रथा थे, जो भी है, लड़का या लड़की, यहाँ पर जेंडर का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। एन ओल्ड फ्रेंड, एक पुराना दोस्त, ये बात कह रहा है। तो ए डी सी बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज़ गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन नेक्स्ट, बेहद आसान होते हैं, मैं इनको तरीका भी बता चुका हूँ, आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए। इससे पहले मैंने आपको स्टेनो का प्रीवियस ईयर करा चुका हूँ, 2020 का एक पेपर कंप्लीट करा चुका हूँ। आरओ रिव्यू ऑफिसर का इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2020 जो पेपर आया था, कंप्लीट डिटेल रिलेक्शन उसको दिया है, क्या बोलते हैं, सॉरी, डिस्कशन कंप्लीट हमने उसको दिया है, डिटेल में दिया है, बेहद तरीके से दिया है। इससे बेहतर मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, बता दीजिएगा कितना डिटेल में कोई बता रहा हो या फिर पॉइंट पॉइंट बता रहा हो। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर ऑप्शन आपका ये 4th हो जाएगा, और क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। बेहद आसान होते हैं, आप इनको तैयार कर लीजिए। नरेशन और एक्टिव पैसिव के 20-30 नंबर तो आपके कहीं नहीं जाएंगे, और ये 20-30 नंबर आपके 15 से 20, मैं 20-30 नंबर में 15 से 20 नहीं कहूँगा, मैं 5 मिनट में हो जाएंगे। अब 4-5 मिनट में 20-30 नंबर लाना बहुत अच्छा होता है, समझिएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन मुश्किल से 10-20 सेकंड, 20 सेकंड, अगर बहुत टाइम लगाओगे तो 20 सेकंड लगाओगे, नहीं तो बहुत ही कम समय में हो जाता है। तो ये स्कोरिंग होते हैं यहाँ, चाहे मैं बात करूँ स्टेनो की, चाहे मैं बात करूँ सीजीएल मेंस की। सीजीएल मेंस में भी आपके एक्टिव पैसिव और नरेशन मिला के 40 से 50 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, इसलिए स्कोरिंग हो जाता है हमारा लोगों का, इसलिए उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर हम लोग कर पाते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते हैं। वही कहते हैं ना कि जो हमारा प्री पेपर होता है वो वनडे है, और जो हमारा मेंस पेपर होता है वो टेस्ट है। यानी वनडे में आप कितनी तेज़ बैटिंग करते हो, कितनी तेज़ बॉलिंग करते हो, कितनी अच्छी करते हो एक्यूरेसी के साथ, और टेस्ट में आप कितने अंदर, आपके अंदर कितना पेशेंस है और कितना ही कॉन्सेप्ट क्लियर है चीज़ों को लेकर, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना होगा और तैयारी उसी हिसाब से आपको करनी होगी।
मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी दूसरे का कंपेयर ना करें। लोगों को यहाँ पर कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सही डायरेक्शन में सही से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को देखिए ध्यान से। वाई कह रहा है कि वाई वॉज आई आस्ड टू कम टू द ऑफिस माई बाय द मैनेजर। अब देखो वाई वॉज आई आस्ड, हमारे दिमाग में पता चल गया कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बन गया है, यानी कि हमारा जो सेंटेंस रहा होगा वो पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस रहा होगा। यानी हमें पता है ना कि पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आज या वर्ब होती है। तो अब इसका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस जो हो जाएगा, चूँकि इंट्रोगेटिव है तो डिड से जरूर रहा होगा, तो डिड जरूर रहा होगा, तो हमें पता चल जाए। ये चीज़ें हमें दिमाग में पहले से ही पता चल जानी चाहिए। ये कब पता चलेगा, जब आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होंगे, आपने रट्टा नहीं मारा होगा चीज़ को। तो देखिए वाई डज, और यानी सेकंड नंबर और थर्ड नंबर में कोई लॉजिक ही नहीं है, सारा तो सारा गलत ही है। यानी ये तो हमारे ख़त्म हो गए। हमारे पास बचा फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट में कह रहा है वाई डिड द मैनेजर आस्क, यानी कि हमें पता है कि डू डज के बाद जो वर्ब की V1 फॉर्म आती है हमेशा। और फोर्थ में कह रहा है डिड द मैनेजर आस्क्ड, हमें पता है कि डू डज के बाद वर्ब की V1 फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं आती है। तो फोर्थ है आपको जो है वो गलत हो गया। आपके पास ऑप्शन बचा एक। कितना टाइम लगा, बोलने में जितना टाइम लगा है उतना करने में टाइम नहीं लगता है। बोलने में तो मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ों को, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँ तो 1 सेकंड में, यानी जैसे मैं उस सेंटेंस को पढ़ता वैसे ही मेरा आंसर हो जाता है कि यही आंसर होने वाला है। पलक झपकते ही आप आंसर दे पाते हैं। चीज़ें क्लियर रखें। तो वाई वॉज आई आस्क्ड टू कम टू द ऑफिस बाय द मैनेजर, इसका सही से जो हमारा एक्टिव वॉइस हो जाएगा वाई डिड द मैनेजर आस्क मी टू कम टू द ऑफिस। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव ही पार्ट रहेगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। 35 में कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। फिर से अगेन हमारा डायरेक्ट फॉर्म में बता करना है और इनडायरेक्ट फॉर्म दे रखी है। द फॉरेस्ट गार्ड वांटेड, सॉरी आई एम सो सॉरी, द फॉरेस्ट गार्ड वार्नड अस, यानी हमें चेतावनी दी, वार्नड अस दैट इट वाज फॉरबिडन टू लाइट अ फायर इन द फॉरेस्ट, जंगल में आग जलाना मना किया गया था। अब हमें पता है ना कि पैसिव वॉइस दे रखा है इट वाज फॉरबिडन, और वाज फॉरबिडन है, दैट मीन्स सेंटेंस जो हमारा रहा होगा वो एक्टिव में रहा होगा, यानी सॉरी पैसिव में ही रहा होगा और वो प्रेजेंट में रहा होगा। यानी पास्ट का पैसिव दे रखा है इट वाज फॉरबिडन, तो वो प्रेजेंट का पैसिव दे रखा होगा इट इज़ फॉरबिडन। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर। तो अब आपको देखिएगा ये दिमाग में आ गया ना, आपके तुरंत दिमाग में आ गया। सोचो मेरे तरीके से, टेक्निकली थोड़ा सोचो, क्योंकि इंग्लिश कोई भी रूल नहीं है। जो भी इंग्लिश लिखा होगा बनाया होगा वो कहीं से रूल थोड़ा लेके आया होगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि ये कॉपी किया गया है, ये सारे दिमाग की उपज है। तो ये ज़रूर लिखी गई है, और इसीलिए कभी कभी जो होते हैं ना, दो राइटर्स होते हैं, उनके दो जो राइटर्स होते हैं जो ग्रामेरियन होते हैं, उनके जो थॉट्स होते हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं, तभी उनको बोल देते हैं ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कुछ नहीं होता है, रूल्स कुछ होते ही नहीं है। जो भी आपको बोले कि ये रूल है वो रूल नहीं है, एक्चुअल में उसने या तो फिर वो सुपरफिशियल आपको पढ़ा रहे हैं, या फिर आप क्या, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सारे टीचर ठीक होते हैं। चलिए इसमें चर्चा नहीं करेंगे। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। कह रहा है कि द फॉरेस्ट गॉड वार्नड अस दैट इट वाज फॉरबिडन टू लाइट अ फायर इन द फॉरेस्ट। तो आपका देखिएगा क्या क्या आंसर हो जाएगा। अब हमने कहा इट इज़ फॉरबिडन होना चाहिए, तो अपने मन में पहले ही हमने सोच लिया कि इट इज़ फॉरबिडन होगा। अब देखो हमें कैसे मिला, हमारी तुरंत वहाँ पर नज़र पहुँच गई कि इट इज़ फॉरबिडन होगा। बाकी सारे ऑप्शन हमें गलत ही दिखेंगे। क्यों? ऑप्शन नंबर गलत, एक क्यों गलत है? देखो लिखा है गार्ड सेड टू अस, ठीक है, इट वाज फॉरबिडन उन्होंने चेंज ही नहीं किया, इट वाज को वाज उन्होंने चेंज ही नहीं किया। अब देखो थर्ड नंबर क्यों गलत है? द फॉरेस्ट गार्ड सेड टू अस इट विल, उन्होंने पास्ट को विल फ्यूचर में बना दिया, जो कि कहीं से इलॉजिकल है, मतलब हर जगह से इलॉजिकल है, पूरी तरीके से इलॉजिकल है। फोर्थ नंबर क्यों गलत है? द फॉरेस्ट गार्ड सेड टू अस इट कैन, उन्होंने कैन बना दिया, मोडाल के साथ बना दिया, वो भी गलत है। तो हमारे पास जो सेकंड नंबर है वही आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन हेयर। बेस्ट ऑप्शन सेकंड नंबर है और यही सही ऑप्शन है। द फॉरेस्ट गार्ड सेड टू अस इट इज़ फॉरबिडन टू लाइट अ फायर इन द फॉरेस्ट। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। अगेन कह रहा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। वो सेगमेंट को हमें आइडेंटिफाई करना है जो सेगमेंट ग्रामेटिकल एरर को कन्वे कर रहा हो इस सेंटेंस को। अभी मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो, कि डू डस के बाद हमेशा वर्ब की V1 फॉर्म आती है, आएगी और आती रहेगी।
ध्यान दीजिएगा। तो आई डोंट अंडरस्टूड, अंडरस्टूड कौन सी फॉर्म है बच्चे, समझिएगा। अंडरस्टूड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कैसे? अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, समझिएगा। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर लगा दिया, या कह सकते हो थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। आई डोंट अंडरस्टूड, तो हमें पता है ना कि डू डज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, V1 फॉर्म आती है। तो यहाँ पर अंडरस्टूड ना होकर क्या हो जाएगा, आई डोंट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो कौन से पार्ट में एरर है, थर्ड पार्ट में एरर है। अंडरस्टूड ना होकर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, अंडरस्टैंड। देखिए अगर मैं आपको, मेरा पर्पज़ होता कि आंसर क्या होगा, तो मैं बोल देता अंडरस्टूड में मिस्टेक है और यहाँ पर ऑप्शन थर्ड गलत हो जाएगा, ऐसे ही। तो आपको सिलेक्ट आंसर कौन करना है, थर्ड करना है। लेकिन हमारा पर्पज़ यही है कि आपको ये बताना है कि रीज़न क्या है। अगर आपको जिस दिन ये पता चल जाएगा कि सेंटेंस में गलती है तो क्यों है, और क्यों गलती है और क्यों गलती नहीं है, ये दोनों देखना है, किस पार्ट में गलती है और किस पार्ट में गलती नहीं है। ये जिस दिन आपको पता चल जाएगा, चीज़ें आपकी लिए क्लियर हो जाएंगी। जब तक नहीं पता चलती है तब तक आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, रिवीजन करते रहो। तो यहाँ पर हमें पता है कि आई डोंट अंडरस्टूड ना होकर क्या हो जाएगा, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं नहीं समझ पाता हूँ कि आप क्या कह रहे हो। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। अगर मैं चाहूँ तो इस सेंटेंस पर मैं अपनी क्लास में, आप मेरी क्लास में बच्चे जो हैं वो, मैं चाहूँ तो इस सेंटेंस में आपको 10 मिनट खपा सकता हूँ, इसी सेंटेंस, छोटे सेंटेंस में, कि व्हाट क्या है यहाँ पर, व्हाट के बाद व्हाट यू आर सेइंग, ये क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी क्लॉज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारी चीज़ें अगर मैं बताऊँ तो आपको यहाँ पर 5-7 मिनट में आपके खपत कर सकता हूँ। यानी कि आपको चीज़ें क्लियर कर सकता हूँ। चीज़ें आपसे कोई पूछे कि ये क्या है, या फिर कभी आपको व्हाट, या फिर यहाँ पर कभी जैसे बन जाए ना सेंटेंस कि फिल इन द ब्लैंक में बन जाए, एक ऑप्शन व्हाट रखा हो, एक विच रखा हो, या फिर होम रखा हो, तो कैसे आपको चीज़ों को आसान कर पाएंगे। तो उसे बोलते हैं क्लियरिटी, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना उसे बोलते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अगेन इनडायरेक्ट फॉर्म, यानी कि हमें इसका डायरेक्ट फॉर्म दे रखा है और हमें इनडायरेक्ट फॉर्म बनाना है। आई सेड टू माई ब्रदर, मैंने अपने भाई से कहा, प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब मी, कृपया करके मुझे डिस्टर्ब मत करो। अब देखो प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब मी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस का जो हमारा इनडायरेक्ट फॉर्म बनता है वो इंपरेटिव रूल से ही बनेगा, इंपरेटिव मेथड से ही बनेगा। तो अब क्या बन जाएगा, आई सेड टू माई ब्रदर, प्लीज़ दे रखा है, प्लीज़ जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, रिक्वेस्टेड में। और ध्यान दीजिएगा, आई रिक्वेस्टेड माई ब्रदर, तो ऑप्शन नंबर इज़ गोइंग टू बी थर्ड, यानी थर्ड नंबर इज़ गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन। आई रिक्वेस्टेड माई ब्रदर नॉट टू डिस्टर्ब मी, डू नॉट को नॉट में बदलते हैं, नॉट टू में, डू नॉट को नॉट टू में बदलते हैं, याद रखिएगा। और प्लीज़ जो है वो रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा। तो आई सेड टू माई ब्रदर, आई रिक्वेस्टेड माई ब्रदर, डू नॉट को नॉट टू डिस्टर्ब मी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सॉरी क्वेश्चन नंबर 38। 38 कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। वी ऑल एन्जॉयड द लाइट शो, वी ऑल एन्जॉयड द लाइट शो। इस चीज़ को समझिएगा। इससे पहले मैंने आपको शायद स्टेनो के पहले पेपर में मैंने बताया है कि एन्जॉयड के बारे में, कि एन्जॉयड जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो ऑब्जेक्ट देना पड़ता है। इसके बारे में मैंने कंप्लीट बताया है कैसे, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, पहला दूसरा तीसरा किसी वीडियो में मैंने बताया है। इसलिए मैं कहता रहा हूँ कि सारे वीडियो को देखा करें, क्योंकि कौन से वीडियो में कहाँ पर कौन सा पॉइंट मुंह से निकल आए या बताना पड़ जाए, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताई जाती हैं कि कौन सा क्या कहाँ पर बताना है। हम पहले से प्री प्लान नहीं किया कर पाते हैं, कोई भी टीचर नहीं कर पाएगा कि हमको ये चीज़ लेकर बताना है, नहीं हो पाती वो। जैसे मैं पढ़ाने के दौरान कुछ पढ़ाता रहता हूँ, और जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है ना हर चीज़ का, आपका कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है वो वहाँ पर वही काम आता है। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा है वी ऑल एन्जॉयड द लाइट शो। अब हमें पता है इसका पैसिव फॉर्म बनाना है। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेंटेंस का टेंस क्या है। एन्जॉयड सेकंड फॉर्म है वर्ब की, यानी वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म है, टाइम अगर हमारा पास्ट का है तो हमारा टेंस भी पास्ट का हो जाएगा। तो वी ऑल एन्जॉयड यानी कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, वॉज या वर्ब होती है। अब देखो हमें पता है कि जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है, पैसिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्टिव का सब्जेक्ट ही बोल सकते हैं। तो वी सब्जेक्ट हो गया, ऑल हमारा यहाँ पर ऑल हमारा डिटर्मिनर हो गया, एन्जॉयड हमारी मेन वर्ब हो गई। एन्जॉयड व्हाट, एन्जॉयड व्हाट का आंसर दे रहा है द लाइट शो। अब द लाइट शो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी एक्टिव का द लाइट शो हमारा ऑब्जेक्ट है, यही पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो उठा लो द लाइट शो। अब द लाइट शो सिंगुलर है,
पास्ट इन्फिनिटी की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो वाज वर्ब होती है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, वाज आएगा। बेहद आसान है। द लाइट शो वाज एंजॉयड बाय ऑल ऑफ अस। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सॉरी आपका आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। सेकंड नंबर इज गोइंग टू बी राइट ऑप्शन। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अगेन है सिनोनिम की बात की जा रही है। प्रॉमिसिंग, व्हाट डू मीन बाय प्रॉमिसिंग? प्रॉमिसिंग मतलब होता है कि बहुत ही आशाजनक, बहुत ही फेवरेबल, ऑस्पिशियस टाइप के बोल सकते हो, प्रोपिशियस टाइप के बोल सकते हो। प्रोपिशियस PROPITIOUS, प्रोपिशियस बोल सकते हो। ऑप्टिमिस्टिक बोल सकते हो, बहुत ही होपफुल बोल सकते हो, इनकरेजिंग बोल सकते हो। ये सारे दूर के सिनोनिम इसके हो जाएंगे। तो जो इसका आंसर हमें देना है वो सिनोनिम के रूप में देना है। प्रॉमिसिंग का मतलब क्या होता है, ब्राइट हो जाएगा। बिल्कुल, ब्राइट इज गोइंग टू बी राइट ऑप्शन हेयर। वर्थलेस मतलब जिसकी कोई कीमत ना हो। वर्थफुल बहुत ज़्यादा कीमती, वर्थलेस कीमती ना हो। वर्थ मीन्स होती है कीमत, और वर्थ के साथ लेस लगा दिया, कीमती ना होना। ऐसे ही कंप्रोमाइजिंग, क्या कंप्रोमाइजिंग है, नहीं। होपलेस, होपलेस क्या उम्मीद नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सारे एंगेस्ट में हो जाएंगे इसके। प्रॉमिसिंग का सिनोनिम इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्राइट। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 40। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम इन द गिवन सेंटेंस। ईडियम दे रखा होगा कोई और उसका हमें मीनिंग बताना है। इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। एंड आई वॉज होपिंग अगेंस्ट होप, और मैं उम्मीद लगा के बैठा था, यानी कि कोई उम्मीद ना होते हुए भी मैं उम्मीद लगा के बैठा था। क्या मैं लगा के बैठा था, दैट आई वुड गेट अ लिफ्ट टू गो होम, कि मुझे कोई लिफ्ट देगा और मैं घर जाऊँगा, यानी घर जाने के लिए कि मुझे लिफ्ट मिलेगी। इस चीज़ को लेकर कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। कहते नहीं, उम्मीद के खिलाफ उम्मीद, उम्मीद के अगेंस्ट उम्मीद, यानी उम्मीद नहीं फिर भी उम्मीद कर रहे हो, उस चीज़ को बोलते हैं। तो होपिंग इन अ होपलेस सिचुएशन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 होगा। होपिंग इन अ होपलेस सिचुएशन, यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई उम्मीद नहीं है फिर भी उम्मीद लगा के बैठे हो, उस चीज़ को बोलते हैं होप अगेंस्ट होप। क्या बोलते हैं, होप अगेंस्ट होप, यानी कि टू हैव होप इवन व्हेन द सिचुएशन अपीयर्स टू बी हैप्पीलेस, ना ध्यान दीजिएगा, होपलेस, सॉरी। टू हैव होप इवन व्हेन द सिचुएशन अपीयर्स टू बी होपलेस, यानी उस टाइम भी आप उम्मीद रखें जिस समय उम्मीद रखने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, उस टाइप को भी बोलते हैं होप अगेंस्ट होप। बहुत बार ऐसा हम लोगों के साथ होता है, अपने आप को रख लीजिए उस पर। तो होप अगेंस्ट होप का मतलब क्या हो जाएगा, होपिंग इन अ होपलेस सिचुएशन, यानी एक ऐसी सिचुएशन में भी उम्मीद रखना जिस सिचुएशन में उम्मीद की कोई उम्मीद ही नहीं है। वाह, जिस सिचुएशन में उम्मीद की कोई उम्मीद ही नहीं है, क्या लय बन गई। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अगेन ग्रामेटिकल एरर का सेंटेंस है। फिर कह रहा है कि इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू न्यू, ओ यू वांट टू न्यू, फिर से बात आ गई, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू न्यू। अब हमें पता है कि जो टू होता है इसके साथ इन्फिनिटिव वाली फॉर्म आती है 2 + V1। आपने पढ़ा होगा नॉन फोनाइट के चैप्टर में। नॉन फोनाइट बेहद बहुत ही अच्छा चैप्टर है। नॉन फोनाइट में आपने इन्फिनिटिव के रूप में पढ़ा होगा। इन्फिनिटिव किसे बोलते हैं, 2 + V1 को। बेयर इन्फिनिटिव किसे बोलते हैं, 2 नहीं होता है यहाँ पर, सिर्फ V1 होती है, उसे बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो इन्फिनिटिव जो होती है वो 2 + V1 होती है, यानी 2 के बाद वर्ब की V1 फॉर्म आती है। और न्यू तो यहाँ पर जो है वो सेकंड फॉर्म है। किसकी सेकंड फॉर्म है, नो की। नो, न्यू, नोन होता है। तो यहाँ पर जो होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, नो होना चाहिए था। क्यों नो होना चाहिए था, क्योंकि 2 + V1 जो हो इन्फिनिटिव होती है, और इन्फिनिटिव का मतलब 2 के साथ वर्ब की V1 फॉर्म आती है। क्यों 2 के साथ वर्ब की V1 फॉर्म आती है, क्योंकि पर्पस बताती है। इस चीज़ को देखिएगा, जीरंड और सॉरी पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव में यही अंतर है। बताऊंगा, बिल्कुल चीज़ों को बताऊंगा, सारी चीज़ें आप पेपर सॉल्व कराते समय धीरे धीरे सारी चीज़ें हमको क्लियर हो जाएंगी, अगर आप कंटिन्यूसली मेरा वीडियो जो है वो देखते रहोगे। मेरा सोचने का तरीका अलग है बाकी टीचरों से, यानी सबका पढ़ाने का तरीका सबसे अलग होता है, और वही सबको अट्रैक्ट कर पाता है। जैसे मेरा तरीका क्या है कि मैं टेक्निकल तरीके से सोचता हूँ और अपने बच्चों को भी उसी तरीके से ढाल देता हूँ, ताकि उनको कभी फ्यूचर में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर समझिएगा, सब हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है, हर एक चीज़ के पीछे रीज़न बना है कि क्या ऐसा क्यों हुआ। भाई सारे लॉजिक तो है ही है, बिना इलॉजिकल तो कुछ है ही नहीं, सारी चीज़ें तो लॉजिकल है। इज़ देयर एनीथिंग एल्स, क्या कुछ भी है यहाँ पर। यू वांट टू नो, जो आप जानना चाहते हो, यू वांट टू नो होना चाहिए था, न्यू नहीं होना चाहिए था। न्यू क्यों नहीं होना चाहिए, आपको पता चल गया होगा। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4 में एरर है, फोर्थ पार्ट में एरर है। न्यू ना होगा, नो होना चाहिए, KNOW। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42।
42 यानी 42 करेक्ट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अगेन ग्रामेटिकल एरर का है, फिर से कह रहा है कि वी इज़ नॉट गोइंग, वाह वी इज़ कब आपने सुना होगा वी के साथ इज़ आता है, कभी नहीं सुना होगा। ये तो बेहद आसान है, कितना आसान तरीके से इन्होंने एरर दे रखी है। मतलब ये कोई एरर है, ये कोई लेवल है एरर का, कोई लेवल नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। तो वी इज़ नॉट गोइंग टू टेक, क्या बताया जाए इस सेंटेंस में, आपको पता चलेगा होगा वी जो है हमारा सब्जेक्ट जो है बन रहा है वो प्लूरल होता है। जो वी है वो प्लूरल फॉर्म होती है, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो वर्ब हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर वो वी है, और वी हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। इज ना लेकर यहाँ पर क्या ले लेगा, आर लेगा। वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट हिम एज इट इज़ हिज फर्स्ट मिस्टेक, क्योंकि उसकी पहली मिस्टेक थी इसलिए हम कोई एक्शन उसके अगेंस्ट नहीं लेने जा रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ, ये हम लोग कह रहे हैं, वी ये कह रहा है। तो वी मीन्स क्या होता है, हम लोग, हमेशा प्लूरल है, किसका प्लूरल है, आई का, है ना, आई वी। तो वी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, वी यानी कि प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। वी इज़ नॉट गोइंग ना होकर क्या हो जाएगा, वी आर नॉट गोइंग। बहुत ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत इस पर नहीं है, सभी को आता होगा ये। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अगेन ग्रामेटिकल एरर का सेंटेंस है, कह रहा है कि ही स्पोक स्लोली, ही स्पोक स्लोली। अब देखो सेंटेंस की पार्सिंग में कर दे रहा हूँ कि ये सेंटेंस जो है बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत ही अच्छा है, मैं कहूँगा इस सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए बहुत ही अच्छा उन्होंने दिमाग लगाया। ही सब्जेक्ट हो गया, स्पोक हमारी मेन वर्ब हो गई, ही स्पोक हाउ स्लोली, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, सॉरी एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, हाउ का मैनर दे रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। उसने बहुत ही आसान यानी धीरे धीरे बोला। इन ऑर्डर टू, किस उद्देश्य से, इन ऑर्डर टू मेक हिम क्लियर। अगर मैं इस सेंटेंस में ऐसे तो देखिए इस सेंटेंस में ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं है, लेकिन अब हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग खेलना है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किसी न किसी पार्ट में तो एरर है। अगर इसमें 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में दे रखा होता नो एरर, तो फिर हम नो एरर लगा देते सेंटेंस में, क्योंकि नो एरर है, कोई एरर है ही नहीं। लेकिन अब इन 4 ऑप्शन में हमें देखना है इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इसलिए कहते नहीं कि हमेशा एग्जामिनर के दिमाग के साथ खेलिए। मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ इन सेंटेंसेज में, इस डिस्कशन में, क्योंकि मैं आपको चीज़ें क्लियर बता दे रहा हूँ कि कैसे क्लियरिटी आप लाइए अपने अंदर, और कैसे एग्जाम के अकॉर्डिंग आप अपने दिमाग को, सिचुएशन को, अपने दिमाग को ढालिए। इस टाइप से मैं बोल दे रहा हूँ। अब इस सेंटेंस में अगर कहीं नो एरर ले रखा होता तो आप ऑप्शन नो एरर कर जाते। क्यों कर देते, क्योंकि कोई एरर है ही नहीं। ही सब्जेक्ट हो गया, स्पोक हमारी मेन वर्ब हो गई, स्पोक हाउ स्लोली हमारी एडवर्ब मैनर हो गई, बिल्कुल सही पोजीशन पे है। इन ऑर्डर टू मेक हिम क्लियर, उसे क्लियर करने के लिए, ठीक है। मैंने धीमे बोला, इसलिए धीमे बोला, मेरा उद्देश्य ये था धीमे बोलने का कि चीज़ें उससे क्लियर हो जाएं। लेकिन यहाँ पर हिम जो है वो दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अब हमें दिखाना है कहीं ना कहीं एरर। अब एरर दिखाना है तो इसका मतलब अब हमें ये हिम जो है वो ही के लिए ही है, यानी अगर ये हिम ही को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मैं बोलूँ मैं खुद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो खुद के लिए क्या लगाओगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना ही इसलिए है, उसने खुद को मारा, उसने खुद को मारा, यानी उसने मारा, एक्शन हुआ लेकिन खुद को मार लिया, खुद को मारा बोलते नहीं, उसने अपने आप को किल्ड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया, इस टाइप से उसने, तो इस टाइप से बोलते हैं ना, तो उसने मारा, खुद को मारा, यानी एक्शन तो हुआ लेकिन खुद पर हो गया, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोल देते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में डिफरेंस है, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन। इनके यूजेज में डिफरेंस है, इनके स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों का मतलब स्ट्रक्चर में दोनों का मतलब सेम ही होगा, सेम स्पेलिंग होगी, लेकिन इनके डिफरेंसेस यूजेज में हो जाएंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, वहीं पर एम्फैटिक प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज किया जाएगा या सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाएगा। एम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब होता है खुद, और रिफ्लेक्सिव का प्रोनाउन का मतलब होता है खुद को। अब देखिए यहाँ पर ये जो हिम दे रखा है, यहाँ पर हिम ना होकर यहाँ पर इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए था ही का, हिमसेल्फ। क्या होना चाहिए, हिमसेल्फ। सही ढंग से समझिएगा वीडियो को, फिर से बैक करके फिर से सुनिएगा इस चीज़ को। ही स्पोक स्लोली इन ऑर्डर टू मेक हिमसेल्फ क्लियर, खुद को क्लियर करने के लिए उसने चीज़ों को धीरे से बोला, यानी बहुत ही आसान तरीके से धीरे धीरे चीज़ों को बोला। किस लिए धीरे चीज़ों को धीरे को बोला, कि अपने आप को क्लियरिटी ला जाए कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, इसलिए। तो खुद को, खुद नहीं खुद
खुद को, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर होना चाहिए। क्यों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर हुआ, दो रीजन समझिए। क्योंकि टू मेक यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के बाद मैंने बताया ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज किए जाते हैं। तो हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसकी जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ आ जाएगा, याद रखिएगा। अब कैसे समझ में आ रहा होगा, जैसे मैं अगर आपको सुनाऊं, जैसे मैं बोलूं, दो चीज़ें यूज कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा ही किल्ड हिमसेल्फ, ही किल्ड हिमसेल्फ। अब हमें पता है ना किल्ड जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, मारा तो किसको मारा, तो ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को मार लिया, एक हो गया। तो यहाँ पर जो हिमसेल्फ आया है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्यों बच्चे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट की जगह पर इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि किल्ड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब थी, अगर ऑब्जेक्ट नहीं देते तो वो वर्ब अधूरी थी और सेंटेंस हमारा गलत हो जाता, इसलिए यहाँ पर हमने दे दिया और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कि उसने खुद को मार लिया। अगर मैं कहूँ कि उसने खुद दरवाज़ा खोला तो कैसे बोलेंगे, ही हिमसेल्फ ओपनड द डोर, ही हिमसेल्फ ओपनड द डोर। अब ये सही हो जाएगा कि उसने खुद दरवाज़ा खोला, यानी कि अगर बहुत डिफरेंस है, अगर मैं इस पर चर्चा करने लगूँ तो बहुत ज़्यादा डिटेल में है। खैर आगे बढ़ेंगे, इस पर चर्चा किसी और दिन करेंगे। जितना ज़्यादा चर्चा करेंगे, जितना ज़्यादा बोलेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें निकल के आएंगी बाहर से। तो यही मेरा तरीका है कि मैं किसी चीज़ को पढ़ाता हूँ, बहुत ही टेक्निकल तरीका हो जाता है और बहुत ही गहराई चला जाता हूँ, इसलिए आगे बढ़ जाता हूँ। और यही मेरा एक रीज़न है कि मेरा जो कोर्स है वो काफ़ी लंबा समय बढ़ जाता है, 6-7 महीने बीत जाते हैं कोर्स को कंप्लीट होने में। लेकिन एक बार जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है फिर बच्चा मुड़ के नहीं देखता है कभी इंग्लिश में, हमेशा वो अच्छे नंबर इसको गेन करता है और काफ़ी अच्छी पोजीशन पे मेरे स्टूडेंट्स हैं। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है इस चीज़ को लेकर। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि फ्रॉम माय ओपिनियन, अच्छा इसमें फिर से सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। फ्रॉम माय ओपिनियन हर मदर इज़ स्मार्टर देन हर, यानी उसकी जो मम्मी है उससे खूबसूरत है, ये कह रहा है। स्मार्टर देन हर यानी उसकी जो मम्मी है, हर की मम्मी जो है वो हर से ज़्यादा स्मार्टर हैं, यानी कि हर मदर इज़ स्मार्टर देन हर। फ्रॉम माय ओपिनियन, फ्रॉम माय ओपिनियन नहीं, इन माय ओपिनियन क्या हो जाएगा, इन माय ओपिनियन, या फिर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे बोलेंगे, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नज़रिए से, या फिर मेरी नज़रों में, मेरे विचार में, सॉरी मेरे विचार में जो उसकी मम्मी है वो ज़्यादा उससे स्मार्टर हैं। तो क्या बोलेंगे, इन माय ओपिनियन। ये बेहद आसान है, इसको तो बहुत सब लोगों को पता होगा, फेमिलियर होगी, तो इस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से मैं कहूँगा, प्रपोजिशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग आती है, कभी भी रट्टा मत मारिएगा। कुछ वर्ब्स होती हैं जो बिल्कुल मतलब याद करने से आपको फ़ायदा मिलता है, लेकिन बाकी जो अगर आप अच्छे एग्जाम में यानी मेंस की कभी बात करें तो प्रपोजिशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही ली जाती हैं। अच्छा, कुछ वर्ब्स होती हैं जो प्रपोजिशन हमें याद कर लेते हैं तो हमें सिचुएशन आसान लगती है, तो कुछ वर्ब्स बिल्कुल प्रपोजिशन फिक्स कैरी करती हैं, बिल्कुल कैरी करती हैं, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुकें पढ़ी हैं, वो सारे प्रोफेशन उस वर्ब के साथ वहीं आते हैं, तो वही आते हैं। इसलिए जो एक बुक बन के आती है वो उसमें ये लिख दिया जाता है कि ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है। हालांकि फिक्स्ड प्रपोजिशन नहीं होते हैं, वो प्रपोजिशन, वो जो वर्ड होते हैं उसी सेंटेंस में, उसी फ्रेम में यूज किए जाते हैं, इसलिए वो वर्ड और वो प्रपोजिशन साथ ही साथ आते रहते हैं, इसलिए उनको धीरे धीरे क्या बोलते हैं, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है। फिक्स्ड प्रपोजिशन एक्चुअल में कुछ नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी जो बेस्ट सोर्स होता है किसी भी नॉलेज का, उसमें कहीं नहीं दे रखा है। मैंने कई सारी बुकें पढ़ी हैं, बहुत ही डिटेल में चीज़ें पढ़ी हैं, और भी मैंने ब्रिटिश की जो फॉरेन लैंग्वेज की जो इंग्लिश है, मतलब फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं उनकी भी बुक पढ़ी है, कई दो या 3 बुक मैंने पढ़ डाली हैं, तो उनमें भी कहीं कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ही डिटेल में है। वो समझ लीजिए कि रामायण है इंग्लिश, बहुत ज़्यादा है। वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आई हैव पुटेड, फिर से देखिए, आई हैव पुटेड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आई हैव पुट, क्योंकि जो हमें पता है कि हैव के बाद, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये सबको पता है। यहीं पर लोग कन्फ्यूज होते हैं, वो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं जो आधी अधूरी नॉलेज पढ़ते हैं। आधी अधूरी नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है। एक फ्रेज आती रहती है, एक स्टेटमेंट आता रहता है एग्जाम में, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। कई बार आया, कई बार पूछा गया है, गूगल पे डालिए, कई बार आपको मिल गया होगा। इसमें एरर क्या लेकर आती है, लिटिल के पहले आ हटा देंगे, सिर्फ लिटिल से स्टार्ट कर देंगे, लिटिल नॉलेज इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, और इसमें एरर बोल देंगे कि क्या एरर है। एरर यही है कि लिटिल के पहले आ लिटिल होना चाहिए। क्यों आ लिटिल होना चाहिए, कहते नहीं, किसी भी चीज़ की थोड़ी नॉलेज होना यानी कम नॉलेज होना बहुत ही खतरनाक होती है। कैसे खतरनाक होती है समझो, जैसे आप कोई नदी है और नदी में आप पिल गए, घुस गए उसके अंदर चले गए, लेकिन आपको तैरना नहीं आ रहा है, यानी कि तैरना आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है, यानी कि आ रहा है, हल्का हल्का आ रहा है। नहर में तो तैर लेते हो, नदी में नहीं तैर पाते हो, इसलिए तो आपको तैरना आ रहा है और आप नदी में कूद गए। अब आप
तैर भी नहीं पा रहे हो और बाहर निकल भी नहीं पा रहे, यानी डूब जाओगे। यानी कि जो कम नॉलेज होती है वो आपको पार भी नहीं करने देती है और वापस भी नहीं आने देती है, अधूरे में लटके रहोगे, अधर में लटके रहोगे। इसलिए बोलते हैं ना कि जो अनलिमिटेड नॉलेज है वो बहुत ही डेंजरस नॉलेज है, यानी जो आपके पास नॉलेज है, थोड़ी मात्रा में नॉलेज है, वो खतरनाक हो सकती है आपके लिए। क्यों खतरनाक हो सकती है? क्योंकि वो आपको आगे भी नहीं जाने देगी, आपको पार घाट भी नहीं कर पाएगी और आपको बैक भी नहीं आने देगी। अच्छा, नॉलेज ना होना बेहतर है। जैसे आपको इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं, तो आप इंग्लिश छोड़ोगे नहीं, बाकी सारा सब्जेक्ट पढ़ लोगे, स्टेट लेवल की तैयारी कर लोगे, लेखपाल वगैरह में, तो आप जॉब पा लोगे। लेकिन आपके अंदर थोड़ी बहुत नॉलेज है इंग्लिश के लेकर, तो आप लेखपाल की भी तैयारी नहीं कर पा रहे हो और एसएससी सीजीएल मेंस लेवल की और बैंक लेवल की भी तैयारी नहीं कर पा रहे हो। तो हमेशा चीज़ें क्लियर रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। आप किसी चीज़ को पढ़ो तो डिटेल में पढ़ो। मैं बार बार कह रहा हूँ, अच्छा अच्छी जॉब मिलती है वो इंग्लिश से ही मिलेगी आपको। अगर आपकी अच्छी नॉलेज इंग्लिश में है तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब, समझिएगा। तो इस पार्ट में सेंटेंस समझिएगा। आई हैव, हमें पता है कि हैज़ हैव के बाद, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन क्या सारी वर्ब के बाद ईडी लगा दें तो वो थर्ड फॉर्म बन जाती है? नहीं, कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जिन्हें इर्रेगुलर वर्ब कहा जाता है। इर्रेगुलर वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती हैं वो सेम भी हो सकती हैं और सेम नहीं हो सकती हैं। जो रेगुलर वर्ब होती हैं उनकी जो ईडी फॉर्म होती है, आईईडी फॉर्म, यानी कि जिनकी एंडिंग आईईडी या ईडी पे होती है, जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आईईडी या ईडी पे एंड होती है, उन्हें रेगुलर वर्ब बोलते हैं। और ये पूछा गया है एआरओ में 2019 में, कौन सी रेगुलर वर्ब है, कौन सी इर्रेगुलर वर्ब है। बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो मैंने बता दिया रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब क्या है। तो यहाँ पर जो है हैव, पुट, अब हमें पता है ना पुट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, पुट पुट पुट, चाहे वो V1 फॉर्म हो, चाहे वो हमारी सेकंड फॉर्म हो, चाहे हमारी थर्ड फॉर्म हो। जैसे और भी वर्ब है, रीड की, रीड, जैसे रीड की, अब इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा, रीड, रेड, रेड, लेकिन सबकी स्पेलिंग सेम है, READ, 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 लेकिन प्रोनाउंसिएशन और इस पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म तो रीड बोलेंगे, लेकिन सेकंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म रेड। ऐसे ही हमारा बीट का, बीट की फर्स्ट फॉर्म बीट, सेकंड फॉर्म बीट, लेकिन थर्ड फॉर्म बीटन। कट की फर्स्ट फॉर्म कट, सेकंड फॉर्म कट, थर्ड फॉर्म कट। कॉस्ट की फर्स्ट फॉर्म कॉस्ट, सेकंड फॉर्म कॉस्ट, थर्ड फॉर्म कॉस्ट। ब्रॉडकास्ट कई बार पूछा गया है, अनगिनत बार पूछा गया है। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट की फर्स्ट फॉर्म ब्रॉडकास्ट, सेकंड फॉर्म ब्रॉडकास्ट, थर्ड फॉर्म ब्रॉडकास्ट। कैसे आ जाती है एरर? ब्रॉडकास्टेड, ब्रॉडकास्टेड एरर आ जाती है। ब्रॉडकास्टेड कोई वर्ड ही नहीं होता है, क्योंकि कास्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है। ऐसे ही टेलीकास्ट आ जाए, टेलीकास्ट, टेलीकास्ट, टेलीकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट होता है। चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हिट, हिट, हिट होता है, यानी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, हिट, हिट, हिट। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जो एरर है वो आई हैव पुटेड ना होकर आई हैव पुट हो जाएगा। आई हैव पुट ऑल द बुक्स इन द बॉक्स। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46 में जो है वो हमारा क्लोज टेस्ट है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आज के लिए यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। फिर से मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो को 2 या 3 बार देखिए और कीवर्ड्स जो मैं बोलता रहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको ज़रूर नोट करिए और वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखिए। पहली बार नॉर्मल स्पीड पे और फिर दूसरी बार वीडियो को स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए। 2-3 बार देख लेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको आगे परेशानी नहीं आएगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ से। अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है इंग्लिश और कहीं आप नोट बना रखे हैं तो उनको रिवाइज़ करिए अच्छे तरीके से और फिर वीडियो को रिवाइज़ करिए और प्रीवियस ईयर सॉल्व करते रहिए। वीडियो को लाइक किया करिए, पसंद किया करिए, अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी बताएं कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए जा रहे हैं। बताने से आपको ये मत सोचिएगा कि मेरा कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, आपको ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो हमारी फीलिंग है कि कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये इन बच्चों से कंपटीशन कर रहे हो। आपको एक्चुअल में इन बच्चों से कंपटीशन नहीं करना है, आपको तो बहुत कई दुनिया के किसी दूसरे कोने में देखिए, इंडिया के किसी दूसरे कोने में आप अगर पढ़ते हो 8 घंटे तो लोग पढ़ते हैं 12 घंटे। तो आप ये मत सोचिए कि आप यहाँ पर मतलब शेयर करोगे तो ये कंपटीशन बढ़ेगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। सबकी अपनी जो कहते नहीं कि कैपेसिटी होती है। वही एक इंसान वीडियो देखता है टॉप कर जाता है, वही एक इंसान वीडियो देखता है तो फेल हो जाता है। यानी एक वही लड़का क्लास में बैठता है जो टॉप कर जाता है, एक वही लड़का क्लास में बैठता है जो फेल हो जाता है। तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं, वो पढ़ाने या पढ़ने के दौरान उसका प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या यहाँ पर है, क्या उस कैसे गेन कर रहा है, ये उस पर डिपेंड कर रहा है। आपका काम है आप शेयर कर दीजिए, तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक किया करें, पसंद किया करें अगर आपको अच्छा लगे, कमेंट किया करें अगर आपको अच्छा लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।